से क्लास की शुरुआत करते हैं। भूगोल की दूसरी क्लास है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल से भूगोल की पहली क्लास हमने शुरू की है। बोर्ड के लिए 6 to 10 के लिए हमने भूगोल को शुरू किया है। एक हमारा इसके पैरेलल इतिहास चल रहा है। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पहले से पता चल चुका है कि किस प्रकार से हम अपडेट करवा रहे हैं। तो वैसे हम अपनी क्लास को डिले किए बिना सीधा सा टॉपिक पर आते हैं। हमने कल की क्लास में कहाँ तक अध्ययन कर लिया था, उसी के आगे से हम शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसकी शो करवाऊँगा। पहले हमने किस किस चीज़ों को अपडेट कर लिया है और हम सभी शुरुआत कर देंगे। तो सभी कॉपी पेन लेकर रेडी रहिएगा। आपको स्क्रीन जस्ट शो हो जाएगी अभी बोर्ड पर। आपको बोर्ड पर स्क्रीन अच्छे से शो हो रही होगी। अब हम देखेंगे कि हम अभी तक किस चीज़ का अध्ययन कर चुके थे भूगोल में। जैसे हम यदि पहले पेज पर जाए कई क्लास वाले, आपको फर्स्ट पेज नजर आ रहा होगा। कल की क्लास में हमने इस चीज़ का अध्ययन किया। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है, भूगोल क्या है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत सती कहाँ है भूगोल में, और विस्तार कितना है, दक्षिण में भारत की राजनीति की संराष्ट्र देशों की छवि और कौन कौन से राज्य अन्य सीमा को भी टच किया था। फिर हम 5 टॉपिक के अंतर्गत प्रवेश किए थे, जिसका नाम है भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। यदि आपको थोड़ा साउंड आ रहा है तो मैं भी फुल ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब 5 टॉपिक की ओर चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सारी स्लाइड एक बार और शो करवा देता हूँ। जैसे कि भूगोल क्या है, हमने अध्ययन कर लिया था। आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा। जिसने अगर क्लास नहीं ली है, पहली क्लास नहीं देखी है, तो पहले की क्लास जरूर देखें, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर हो सके। फिर हमने भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, भारत के क्या क्या नाम हमें अन्य दिखाई देते हैं, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। तो चारों नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर अगली साइड में हमने कल देखा था कि भारत की ग्लोबल स्थिति और विस्तार रेखा को हमने समझने का प्रयास भी किया था। ठीक है, फिर हमने ये टॉपिक नहीं डाला इसमें। तीसरा टॉपिक जो था, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं या राजनीतिक सीमाएं किन अन्य देशों को टच करती हैं और कौन कौन से राज्य भारत के ऐसे हैं जो अन्य देशों की सीमा को छूते हैं। ये भी हमने कल देख लिया था। ये दिखाई देगा भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। ये हमारी क्लास की शुरुआत होगी आज। तो आज की क्लास की हम अगले पेज में मैंने इसका अच्छे से चार्ट बना रखा है, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लास्ट में हम करेंगे। जब से अपना चैप्टर पूरा फिनिश होगा, तब देखकर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी, आपको वो पेज शो हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का भौगोलिक वर्गीकरण, जिसको क्लास 6 में शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, भारत का उच्चावच नाम से संबोधित किया हुआ है। इसी शब्द को भौगोलिक वर्गीकरण या भारत का उच्चावच। ठीक है, भौगोलिक वर्गीकरण हम 5 भाग में किया हमने। ठीक है, देखते जाइएगा स्लाइड को अच्छे से। मैंने जब कल आपसे वर्गीकरण करवाया था, तो सिर्फ मैंने लिखा था पहले पॉइंट में कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, लेकिन आज की स्लाइड में आपको कुछ नया दिखाई दे रहा है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। तो हम यहाँ पे उत्तर का हिमालय देखेंगे, उत्तर पूर्व का हिमालय देखेंगे, साथ ही हिमालय से अलग एक भाग है जिसको हम पार हिमालय या ट्रांस हिमालय नाम से संबोधित करते हैं। मतलब ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है या नहीं है। तो आपको नाम ऐसा दिखाई दे रहा है कि हिमालय का भाग, लेकिन नहीं है। हिमालय अलग है और ट्रांस हिमालय अलग है। ट्रांस का मतलब जो होता है पार, हिमालय से बाहर, हिमालय से बाहर, ट्रांस हिमालय। तो ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत हम ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्वी हिमालय का वर्णन करेंगे। फिर आपको दिखाई दे रहा उत्तर का विशाल मैदान। जैसे ही हम उत्तर से दक्षिण की ओर अगर गमन करते हैं,
तो हमें जैसे ही हम हिमालय पर्वत को क्रॉस करेंगे, शिवालिक पर्वत को पार कर जाएंगे, वहीं से हमारा पर्वतपदी क्षेत्र से ही उत्तर भारत का विशाल मैदान हमें दिखाई देगा, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में भी हमें विस्तृत रूप से दिखाई देगा, जहाँ पे हम अनेक शब्दावली के रूप में वहाँ के मैदान को पढ़ेंगे। भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, और लास्ट में देखेंगे डेल्टा क्या होता है। क्लियर है? बांगर, खादर जलोढ़ मृदा के नाम है, अब भाबर, तराई ये भी उस क्षेत्र विशेष के नाम है, और एक डेल्टा, इसको भी हम देखेंगे। फिर प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण अगली स्लाइड में आपको दिखाई देगा। फिर लिखा है तटीय प्रदेश, जैसे कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, जैसे कि आप जानते हैं हिंद महासागर में एक खाड़ी और एक सागर आपको दिखाई देता है। सागर का नाम है जो पश्चिम में है अरब सागर, और पूर्वी तरफ आपको पूर्वी छोर पर दिखाई देगा बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए भारत के तट को पूर्वी तट के नाम से संबोधित किया जाता है। वहीं अरब सागर के पश्चिमी तट, अरब सागर का तो पूर्वी तट हो जाएगा, लेकिन अरब सागर से लगा हुआ भारत का पश्चिमी क्षेत्र को पश्चिमी तट के नाम से संबोधित करेंगे। तो तटीय प्रदेश में हम पश्चिमी तट और पूर्वी तट का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम अंत में द्वीप समूह के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में जो आपका छुटा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार का भी वर्गीकरण आपको अगली स्लाइड में दिखाई देगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके सारी चीजें आप डिटेल में देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत, तो आपको प्रायद्वीपीय भारत स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा। प्रायद्वीपीय भारत का इस प्रकार से हमने वर्गीकरण किया, जो कि आपको क्लास 6, क्लास 9 और यहाँ तक कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। हम बताएंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी के प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमें स्पष्ट रूप से नजर आती है इस पेज में। इस स्लाइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीपीय भारत को हमने लगभग 6 भागों में इसका वर्गीकरण करके हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें हमने सबसे पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि दिखाई दे रहा है। प्रायद्वीपीय पठार का मध्यवर्ती उच्च भूमि, फिर आपको पूर्वी पठार के रूप में दिखाई दे रहा है, फिर उत्तर पूर्वी पठार का अध्ययन करेंगे, फिर दक्कन के पठार का अध्ययन करेंगे, फिर दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे, फिर पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, जैसे हमने पूर्वी और पश्चिमी तट देखा है वैसे इनके घाट भी देखेंगे। घाट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब ये मध्यवर्ती उच्च भूमि जो लिखा हुआ है, इसी को केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसका विस्तार आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि अवशिष्ट पर्वत संरचना के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो कि इसकी ऊंचाई दिन ब दिन साल दर साल से इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। ये अवशिष्ट होता जा रहा है, मतलब ये खत्म होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये समतल धरातल के बराबर आ जाएगा। तो अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण दिखाई देगा। हम जब फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे पर्वतों के प्रकार देखेंगे, अवशिष्ट पर्वत, नवीन पर्वत, वलयदार पर्वत, मोड़दार पर्वत, इस सारे पर्वतों का अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कर रहे हैं, वो भी भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत। तो अरावली पर्वत राजस्थान में आप देखेंगे, दिल्ली से इसकी संरचना प्रारंभ होती है, गुजरात तक इसका विस्तार दिखाई देगा। अरावली पर्वत पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका आगे चलकर। मेवाड़ का पठार हम देखेंगे, ये भी राजस्थान में अपने को दिखाई देगा। अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आपको मेवाड़ का पठार दिखाई देगा। मालवा का पठार, जो अरावली पर्वत है और मालवा का पठार है, इस दोनों के मध्य मेवाड़ का पठार नजर आएगा, और ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश में विस्तृत रूप से आपको दिखाई देगा, जो कि इंदौर के आसपास का क्षेत्र, उज्जैन, दोनों संभाग के सभी जिले लगभग इसमें कवर हो जाते हैं। मालवा का पठार जिसका विस्तार राजस्थान में, उसी को हड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। जो मालवा का पठार है इसी को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक है, जिसका विस्तार राजस्थान तक है। फिर आएगा बुंदेलखंड का पठार, इसका पूरा विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा। बुंदेलखंड का पठार, जो कि अपना मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए जिले, तो ये टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, यहाँ पे बुंदेलखंड आपको दिखाई देगा।
विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश की एक पर्वत श्रृंखला है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यदि हम मध्यवर्ती केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्यवर्ती उच्च भूमि का वर्णन कीजिए संक्षिप्त शब्दों में, तो आपको ये पांचों श्रृंखला का नाम लेना ही पड़ेगा, अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और विंध्य। ठीक है, किसके क्षेत्र में, मैंने आपको अभी बताया डिक्टेट करके, आप छोटे छोटे पॉइंट में लिख सकते हैं कि अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में, कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से गुजरात तक फैला हुआ है। मेवाड़ का राजस्थान में, मालवा का मध्य प्रदेश में और राजस्थान दोनों में, ज्यादातर मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड का अगर देखें आप तो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, और विंध्य पर्वत संपूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में इसके विस्तार है। ठीक है, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार में झारखंड में आप देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड के अंतर्गत आएगा। और फिर छत्तीसगढ़ का बेसिन है, छत्तीसगढ़ बेसिन मतलब छत्तीसगढ़ पहाड़ी क्षेत्र है, ये थोड़ा निचला क्षेत्र होता है इसलिए बेसिन बोल दिया जाता है। यहाँ पे दलदला क्षेत्र होता है। दलदला कहने का मतलब यहाँ पे आर्द्रता, आर्द्र भूमि है छत्तीसगढ़ बेसिन। और इसी में फिर हम छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ बेसिन छत्तीसगढ़ में। फिर दंडकारण्य का पठार, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का जो भाग अलग हुआ है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी की सीमाओं में थोड़ा थोड़ा विस्तृत रूप से पाया जाता है दंडकारण्य पठार। यदि आपसे पूछा जाए कि मैनली दंडकारण्य का पठार सबसे ज्यादा कहाँ विस्तृत है, तो आप कहेंगे उड़ीसा। कहाँ पर है, उड़ीसा, एक छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार आपको दिखाई देगा। तो इस तीन पठार का अध्ययन हम पूर्वी पठार के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आप देख रहे हैं कि पूर्वी पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमि के बीच की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, बघेलखंड का पठार, जिसको हम मध्य प्रदेश में अनूपपुर, अनूपपुर देखेंगे, बालाघाट देखेंगे, शहडोल देखेंगे, उमरिया देखेंगे, मंडला देखेंगे, डिंडोरी देखेंगे, सीधी, सिंगरौली, ये सभी लगभग आ जाएंगे अपने बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। और कुछ छत्तीसगढ़ के राज्य भी आ जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ के जिले। ठीक है, तो ये बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आएंगे। फिर आगे चलकर हम देखेंगे उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ सभी, इसको सभी को मैप में अच्छे से देखेंगे, सभी को मैं मैप में बताऊंगा, लेकिन आपको बस एक चार्ट के रूप में बता रहा हूँ, आप बस सुनते जाइएगा और अपनी कॉपी में जो चीजें आप नोट कर सकें वीडियो पोस्ट करते हुए नोट करते जाइएगा। उत्तर पूर्वी पठार, इसमें सिर्फ हम मेघालय के पठार का अध्ययन करेंगे। मेघालय के पठार के अंतर्गत, आप यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं था तो आप लिख सकते हैं, मेघालय के पठार में हम 3 पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, 3 पठार, तीनों को नाम लेता हूं मैं। मेघालय के पठार में 3 कौन कौन से आएंगे, खासी, गारो, जयंती। ठीक है, जयंती, खासी और गारो, ये क्रम से हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, गारो, खासी, जयंती। जी के जी, जी मतलब हो जाएगा गारो, खासी और जयंती। ठीक है, यस, खांसी वाली भी खांसी चल जाए। ठीक है, खांसी, जयंती और गारो, गारो, ये 3 श्रृंखला का अध्ययन करेंगे मेघालय के पठार के अंतर्गत। दक्कन के पठार, दक्कन ट्रेप का इसमें अध्ययन होगा, कर्नाटक के पठार का होगा और आंध्र के पठार का होगा। नाम से स्पष्ट है, दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र में आप देखेंगे, कर्नाटक का पठार कर्नाटक में देखेंगे, आंध्र का पठार आंध्र प्रदेश में देखेंगे। दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र में नीलगिरी पठार देखेंगे, जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। क्या बोला मैंने, पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली एक संरचना है, उसको पठारी संरचना है, उसको हम कहते हैं नीलगिरी की पठारी संरचना। ठीक है, फिर अन्नामलाई देखेंगे, अन्नामलाई के बाद कार्डेमम पहाड़ी देखेंगे। कार्डेमम पहाड़ी केरल में आपको दिखाई देगी, केरल और तमिलनाडु, जो कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है, कार्डेमम। ठीक है, कार्डेमम, मध्य प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, कार्डेमम पहाड़ी। बिल्कुल आपको छठी और 9वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इतना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रूप में आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दक्षिणतम पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, तो कार्डेमम पहाड़ी। पालनी हिल्स आपको तमिलनाडु में दिखाई देगी, पालनी हिल्स मतलब पालनी की पहाड़ी। फिर पूर्वी और पश्चिमी घाट हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस चीजों का अध्ययन हम करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब हिमालय हमारा जो था इस चार्ट में देखे थे, पूर्वी चार्ट में, फिर आपको इसके पहले वाले चार्ट में लेके चलता हूँ। जैसे लिखा है हमारा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, इसके पहले वाले में लिखा हुआ है ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में, तो ट्रांस हिमालय से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत उत्तर पूर्वी वाला कहीं ओपन करते हैं। जब तक बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी आपको स्लाइड के माध्यम से उसको अध्ययन करवाऊंगा। अब यहाँ पर मैंने
उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश शब्द को हटाकर लिखा है। ठीक है, उसको जस्ट अगले स्लाइड में आपको दिखाई देगा, मैं वही वो बता देता हूँ आपके लिए। देखना तीसरे स्लाइड में है, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई देगा? दिखाई दे रहा है आपको? उत्तर पूर्वी हिमालय, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रांस हिमालय और हिमालय के पार्ट को। पहले पहली वाली स्लाइड में जाएंगे। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय आपको दिखाई दे रहा है और हिमालय पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर्वत नहीं, ये चार्ट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। और आगे मैंने गोले में लिख रखा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, इससे क्या संबंध है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय से अलग है भाग, जम्मू कश्मीर के काराकोरम क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, मैप में बताया जाएगा आपको। ट्रांस हिमालयी और वृहद हिमालयी, जिसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में एक घाटी अवस्थित है। क्या अवस्थित है? घाटी अवस्थित है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से सिंधु नदी निकल कर जाती है। कौन सी नदी निकल कर जाती है? सिंधु नदी। तो यहाँ से सिंधु नदी निकल कर जाती है, तो इसके बीच में जो घाटी नुमा संरचना बनती है, उस घाटी नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? इंडस मतलब सिंधु, सांगपो मतलब, सांगपो एक नदी है, चाइना में बोला जाता है इंडस रिवर को, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में कुछ अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोनों नाम को जोड़कर सुचर जोन, एक ऐसी संरचना ट्रांस हिमालय तथा वृहद हिमालय के बीच है, घाटी नुमा संरचना, उसी को क्या नाम से संबोधित कर दिया? इंडस सांगपो सुचर जोन। इंडस सांगपो सुचर जोन। जो सांगपो लिखा हुआ है उसमें टी साइलेंट है। ठीक है, फिर देखेंगे वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच में घाटी नुमा संरचना होगी, जैसे कि अपनी 5 उंगलियां देख लीजिए, ये उंगलियां, ये ट्रांस हिमालय, इसके बीच में घाटी नुमा संरचना, इसको ITSZ, ITSZ। फिर ये आ जाएगा अपना वृहद हिमालय, फिर ये खाई जैसी नुमा संरचना आई है, इसको बोलेंगे MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, हिंदी में बोलेंगे इसको मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। क्लियर है? फिर ये उभारनुमा संरचना आई, तो इसको हम कहेंगे लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय। फिर लघु हिमालय के बाद में अगली खाई आएगी, अगली घाटी नुमा संरचना आएगी, इस संरचना को क्या नाम का दिया जाएगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मध्य सीमांत क्षेत्र, हिंदी में इसको कहेंगे मध्य सीमांत क्षेत्र। फिर ये वलयनुमा संरचना या उभारनुमा संरचना है, इसी को बोलेंगे हम शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, इसी का अन्य नाम भी आपको दिखाई देगा नवीन हिमालय। ठीक है, इसके बाद जो हमें ढलाव नुमा संरचना दिखाई देगी और वो हमें उत्तर के भारत के मैदान, इसके बाद में उत्तर का भारत का मैदान शुरू हो जाएगा। ठीक है, उत्तर के भारत का मैदान, ये पर्वत श्रृंखला हो गई, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तर भारत का मैदान। इन दोनों के बीच, उत्तर भारत का मैदान और शिवालिक, इन दोनों के बीच में भी एक घाटी नुमा संरचना पाई जाती है, जहाँ पे अवसाद की उपस्थिति हो गई। अवसाद मतलब मिट्टी, अवसाद मतलब आप छोटे छोटे कण वो उसके इकट्ठे हो गए, उसी से एक संरचना का निर्माण हुआ है, उसी को बोलेंगे हम HFF, हिमालय अग्र, जो हिमालय पर्वत है उसी का अग्र भ्रंश तल, मतलब एक खाई नुमा संरचना। तो आपको यहाँ पे 3 शब्द क्लियर हुए हैं, ITSZ, MCT, MBF और HFF। क्लियर है? ये सभी एक संरचना है, घाटी नुमा संरचना के नाम है, दो पर्वत श्रृंखलाओं को बीच में को जोड़ती है या दो पर्वत श्रृंखला को अलग करती है। क्लियर है? दो पर्वत श्रृंखला को अलग करने वाली घाटी नुमा संरचना को इस चारों नाम से संबोधित करते हैं। किन किन के बीच में कौन कौन सी है, ये आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान और शिवालिक हिमालय के बीच में जो श्रृंखला है, जो संरचना है, उसको क्या कहा है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पर्वत श्रृंखला में जो पर्वत श्रृंखला भी जो देखी हमने उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांस हिमालय में,
जो ट्रांस हिमालयी है इसमें कितनी प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है, पर्वत श्रेणियां। आपको मैप दिखाऊंगा मैं, जैसे कि मैप में हल्का समझा देता हूँ आपको 1 मिनट के लिए। इसमें आप थोड़ा सा उसमें गौर फरमाइएगा। ये मैप आपको दिख रहा है, क्लियर है? मैप दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? ये पूरा मैप, इसमें आपको ऊपर जहाँ पे नंगा पर्वत लिखा हुआ है उसके ऊपर ब्लू ग्रीन कलर में 2 श्रृंखला बना रखी है मैंने। ऊपर वाली का नाम लिख रखा मैंने काराकोरम और नीचे लिखा हुआ लद्दाख। उसके नीचे रेड पेन से मैंने जास्कर लिखा हुआ, क्लियर है? तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये किस पर्वतों की श्रेणी है? तो ये है ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां। ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियों के नाम क्या क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और यहाँ पर मैंने 2 को ग्रीन कलर से लिखा है और 1 को रेड कलर से, और रेड कलर को जिसको लिखा है उसको मैंने जो वृहद हिमालयी है उससे जोड़कर लिखा है। तो हम कहेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से यह वृहद हिमालय का हिस्सा है। कौन? जास्कर। जास्कर किससे जुड़ा हुआ है? देखो, जास्कर जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको वृहद हिमालय से। नंगा पर्वत से दोनों की एक श्रृंखला निकल रही है। तो ये जास्कर पर्वत और वृहद पर्वत जो नंगा पर्वत से सीधा जाएगा अपना उधर असम तक जाएगा हमारा, नामचा बरवा या फिर सेंटेक्सियल बैंड उधर बोलेंगे, जो मिश्मी घाटी लिखी हुई है। मिश्मी घाटी के ऊपर जो पर्वत श्रृंखला निकलती हुई दिखाई दे रही है, सेंटेक्सियल बैंड बोलते हैं, सेंटेक्सियल बैंड। तो वहां तक ये विस्तार वृहद पर्वत श्रृंखला का, वृहद पर्वत श्रृंखला हम देखेंगे पूरा विस्तार से। पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ये किसका समूह है? ये समूह है ट्रांस हिमालय का। क्लियर हुआ? अब वापिस स्लाइड में, ये देखिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों किस हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। लेकिन उत्पत्ति की दृष्टि से तो ये ट्रांस हिमालय का है, लेकिन संरचना के रूप में किससे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो ये लाइन आप नोट कीजिएगा कि जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है उत्पत्ति की दृष्टि से, लेकिन इस संरचना की दृष्टि से वृहद हिमालय का भाग है। क्लियर है कि उत्पत्ति की दृष्टि से जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, लेकिन संरचना की दृष्टि से हमें जो दिखाई दे रहा है उससे अगर देखा जाए तो ये वृहद हिमालय का हिस्सा दिखाई दे रहा है संरचना की दृष्टि से। क्लियर? फिर वृहद हिमालय, वृहद हिमालय को हम सीधा सा हम कह रहे हैं कि वृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? वृहद हिमालय का विस्तार आपको जो मैं बता रहा हूँ, नंगा पर्वत से लेकर ये नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ नामचा बरवा नामक एक श्रेणी पाई जाती है। नामचा बरवा तक इसका विस्तार जाता है वृहद हिमालय का, जैसा भी आपको मैं मैप से दिखाऊंगा। ठीक है, तो वृहद हिमालय जो है, वृहद हिमालय, अब आपको मैं वृहद हिमालय को बताने से पहले ट्रांस हिमालय में कुछ जानकारी है। काराकोरम की कुछ विशेषता, लद्दाख की कुछ विशेषता, जासर की कुछ विशेषता, तो इसको जान लेते हैं। क्लियर है? काराकोरम भारत में अगर बात की जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ध्यान से सुनना। 3 शब्द अगर पहले बोल देता हूँ 3 लाइन में, तीनों में अंतर आपको दिखाई देगा। मैं बोलूंगा 3 लाइन 3 क्वेश्चन, मतलब तीनों क्वेश्चन के अंतर अलग अलग है। देखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि भारत की या फिर भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्योंकि ट्रांस हिमालय क्या हिमालय है? नहीं। तो अब क्या बोला मैंने कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? क्लियर है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और काराकोरम जो है, यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई देगी, जिसका नाम है K2। क्या नाम आएगा उसका? K2।
K2, अल्फाबेटिकल के और 2। इसका एक नाम है, एक और नाम है इसका, जिसका नाम हम जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे माउंट केटू कहा जाता है, यह काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। काराकोरम श्रेणी में ही क्या है? माउंट केटू, जिसको क्या नाम दिया जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,611 मीटर। किलोमीटर मत बोल देना, इतना तो भारत की उत्तर पूर्व से पश्चिम विस्तृत नहीं होगा। मतलब ये जो गॉडविन ऑस्टिन है K2, ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी भी है, साथ ही भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत भारत का, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, और पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली सबसे ऊंची चोटी। क्लियर हुआ ये? फिर लद्दाख श्रेणी लिखा हुआ है। लद्दाख श्रेणी में एक चोटी है। चोटी का क्या मतलब? जब चोटी बोल रहा तो ये वाली चोटी कौन सी चोटी? अपने सिर वाली चोटी नहीं, एक प्रकार से वो भी ऊपर है तो चोटी बोलते हैं। मतलब पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत। तो राकापोसी, राकापोसी लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है, माउंट राकापोसी। इसकी विशेषता क्या है? माउंट राकापोसी क्यों बता रहा हूं मैं? इसकी ढाल जो है, माउंट राकापोसी, जैसे कि माउंट हो गया, दिख रहा है तीव्रतम ढाल, ये तीव्रतम ढाल है इसका, विश्व में सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी। मतलब इसका स्लोप जो है वो सबसे तीव्र है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख श्रेणी की बोल रहा हूँ, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी। इसका ढाल ढाल स्लोप तीव्रतम है, मतलब बहुत तीव्र है इसका। रसक पट्टी है। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के, अगर मैं ये कहूं कि जैसे कि ये जास्कर श्रेणी है, ठीक है, तो इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ पर कैलाश पर्वत है। क्या है? कैलाश पर्वत। समझे आप? जास्कर श्रेणी के दक्षिण पूर्व में कैलाश पर्वत संरचना स्थित है। जास्कर श्रेणी की कहाँ है? जास्कर जम्मू कश्मीर है। कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत क्षेत्र। क्लियर है? अब और क्या देख सकते हैं हम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में? जो काराकोरम श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी है, इसके बीच में एक नदी निकल कर जाती है। इसके बीच में एक नदी निकल कर जाती है, जो सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। हम नदियां पढ़ेंगे तो वहां पे आपको फिर से बताऊंगा कि ये नदी कहाँ से आई है, कैसे इन दोनों के बीच से निकली। तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखना कि काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच श्योक नदी, श्योक, आधा श, य, ओ की मात्रा क, श्योक नदी, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में श्योक नदी का श्योक नदी प्रवाहित होती है। फिर हम देखें लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में भी कोई नदी है क्या? तो जो मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में से, आपको मैं चार्ट में दिखाता हूँ, जो बना रखा है मैंने उसमें कि कहाँ से सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, देखो कर्सल, देखिए मेरा कर्सल कहाँ है? जास्कर के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, यहाँ से उद्गमित होती है सिंधु नदी। सिंधु नदी अब निकल कर जाएगी, जैसे ही जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाला जो टेरिटरी है इसमें प्रवेश करेगी, तो ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से निकलती हुई ऐसे करके पोटोवार बेसिन के आगे से पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई अरब सागर में गिर जाएगी। तो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी। क्लियर है? अब आते हैं हम वृहद हिमालय। वृहद हिमालय की चर्चा करते हैं थोड़ा। वृहद हिमालय,
तो वृहद हिमालय में आने से पहले मैं आपको बोर्ड शो करवाऊंगा। बोर्ड में मैंने कुछ बना रखा है, आपको छोटे से में शो नहीं होगा इतना क्लियरिटी के साथ, को भी शो करवाऊंगा। 5 सेकंड का समय दीजिए। यदि आपको बोर्ड नजर आ रहा है अब, तो बोर्ड में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। एक पर्वत श्रृंखला हमने बना रखी है, पाकिस्तान के पोटोवार बेसिन से लेकर असम के नामचर बरवा तक। यही हमारा वृहद हिमालय है। ये जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, पूरा नेपाल में, यूपी में नहीं जाता है, ध्यान रखना, यूपी में नहीं है, ना बिहार में है, फिर सिक्किम में जाएगा, भूटान में प्रवेश करेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं जाएगा। ये कहाँ पर रुक जाएगा? असम के नामचा पर्वत है। ठीक है, असम के नामचा पर्वत। क्लियर है? कौन सा पर्वत है ये? वृहद हिमालय। कौन सा? वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का सबसे पहले विस्तार क्या दिखाई दे रहा है आपको? पोटोवार बेसिन से लेकर नामचा पर्वत तक। पाकिस्तान के पोटोवार बेसिन से असम के नामचा पर्वत तक इसका विस्तार दिखाई देता है। इस हिमालय पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है उसका मैंने नाम लिखा है। ये वाला उत्तराखंड हिस्सा है। ये वाला क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देगी। नदियां जब पढ़ाऊंगा मैं आपको तीनों पर्वत श्रृंखला का फिर से नाम लूंगा, तब आप ध्यान रखिएगा कहाँ पे ये थी। केदारनाथ, के से केदारनाथ, बी से बद्रीनाथ, एन से नंदा देवी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। क्लियर है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। ठीक है, फिर आगे चलेंगे नेपाल में। ठीक है, नेपाल में चलेंगे तो नेपाल में 6-7 पर्वत श्रृंखला तो नॉर्मली है ही सही, कई सारी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन हम मुख्यतः 8 पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे नेपाल में, और एक सिक्किम के साथ में जोड़ के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंचनजंगा के बारे में बताता हूँ। इसके पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 3 प्रकार के क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए, कंचनजंगा ये हमारा सिक्किम है। क्या है हमारा? सिक्किम। दिखाई दे रहा? सिक्किम में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला? हम कहेंगे हाँ, ये इसमें भी शामिल है। इसका मतलब सिक्किम किसका पार्ट है? भारत का। पर्वत श्रृंखला कहाँ है? नेपाल में भी और भारत में। तो कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। किस हिमालय पर अवस्थित है? तो वृहद हिमालय पर अवस्थित है। वृहद या सर्वोच्च हिमालय इसको हम कह रहे हैं। तो ये कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है आपको 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ नेपाल में, और मैंने सबसे ऊंची श्रृंखला इसको बना रखी है सबसे ऊंचाई पर। इसका मतलब कि नेपाल की ही नहीं, हिमालय की ही नहीं, ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, या पर्वत श्रृंखला है, या पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर की ऊंचाई, नेपाल में अवस्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके जस्ट आगे पश्चिम की ओर चाज नामक पर्वत है, कोई विशेषता नहीं। फिर देखेंगे गौरीशंकर पर्वत आएगा नेपाल में, फिर अन्नपूर्णा पर्वत आएगा, फिर धौलागिरी पर्वत आएगा, ये सभी नेपाल में। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, चाज, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ये सभी पर्वत शिखर नेपाल में अवस्थित है। लेकिन केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी तीनों भारत में उत्तराखंड में अवस्थित है, और कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा में अवस्थित है। इसलिए कंचनजंगा भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी। क्लियर हुआ इतना?
ठीक है, आगे चलते हैं। फोटो वाइब्रेशन से हमने नाम से बर्बाद तक इसको देखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, टेक्स्ट के रूप में आप आराम से बदल सकते हैं कि कैसे क्या विस्तार, कितनी इसमें पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम से लेकर पूर्व का यही क्रम होना चाहिए, क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए। क्रम ये पूर्व से पश्चिम पूछिए, अब पश्चिम से पूर्व पूछिए। क्लियर है? इसमें दर्रे भी पढ़ेंगे हम, आगे क्लास में पढ़ेंगे, दर्रे भी आएंगे। अब आते हैं हम लघु हिमालय में सीधा। ठीक है, लघु हिमालय में तो आपको या तो मैं स्लाइड ओपन करूँ या फिर मैप के थ्रू भी बता सकता हूँ इसमें, लेकिन आप स्लाइड देखिए। ठीक है, स्लाइड स्क्रीन पर हमारा ओपन हो गई। शायद आपकी इसमें ओपन होने में थोड़ा समय लगता है। मैं थोड़ा सा इसमें चेक कर लेता हूँ आपकी इसमें स्क्रीन शॉट हो रही है, प्रोसेस वगैरह में। शायद आपकी शो आप देख लघु फिर पांचाल द्वारा आप महाभारत नाम में पर्वत का नाम लिख रखें। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए। जो आपको जास्कर श्रेणी और फिर पांचाल श्रेणी जो मैंने ट्रांस हिमालय में आपको बताया था, जास्कर श्रेणी और अब लघु हिमालय में फिर पांचाल श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में है, और जास्कर श्रेणी भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है। दोनों के बीच में एक घाटी अवस्थित है जिसको हम कहेंगे कश्मीर घाटी। क्वेश्चन आया है मध्य प्रदेश पीएससी में, कश्मीर घाटी किस में अवस्थित है? तो जास्कर श्रेणी, शायद में स्लाइड ओपन हो रही दिख रही है, शायद आपको दिख रही है। तो ये मैंने देख लिया है, इसमें स्लाइड आपको दिख रही है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसमें आपको दिखाई दे रहा है पीर पांजाल, धौलाधर और नागटिब्बा और महाभारत। क्लियर है? आपको मैप में लेके चलता हूँ पहले, फिर जाकर मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊंगा। पीर पांजाल ढूंढिए कहाँ लिखा है, धौलाधर कहाँ लिखा हुआ है, नागटिब्बा कहाँ लिखा हुआ है, और महाभारत सब आपको दिख रहा है। मैंने इसकी पूर्वी क्लास में आपको सभी राज्य मैंने बता दिए थे लगभग। पीर पांजाल आपको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में दिखाई देगा आज वर्तमान में बात की जाए तो। पीर पांजाल, फिर आपको धौलाधर दिखाई दे रहा है। ठीक है, धौलाधर लघु हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रृंखला है। धौलाधर की विशेषता बता रहा हूँ। धौलाधर जो लघु हिमालय है उसके सबसे दक्षिणतम या दक्षिणी श्रृंखला है। लघु हिमालय की मतलब लघु हिमालय की दक्षिणतम संरचना कौन सी है? धौलाधर। ये किस राज्य में अवस्थित है? भारत के किस राज्य में? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर लघु हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रृंखला है। क्लियर? अब पीर पांजाल जो जम्मू कश्मीर अवस्थित है, यह लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। किसकी? सिर्फ लघु हिमालय की बात कर रहा हूं मैं, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी। जो पीर पांजाल और धौलाधर है, इन दोनों के मध्य एक घाटी अवस्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको दिखाई देगी, जो कि फूलों की घाटी कहलाती है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी पीर पांजाल और धौलाधर के मध्य एक घाटीनुमा संरचना के रूप में अवस्थित है। उसका नाम है कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर नागटिब्बा। नागटिब्बा को मसूरी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नागटिब्बा लघु हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है जिसे मसूरी श्रेणी भी कहते हैं और यह उत्तराखंड में अवस्थित है। मैप में आपको दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड की सीमा है यहाँ की जगह। जो ये पर्वत श्रेणी है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा, यहीं पे है नागटिब्बा।
फिर महाभारत में आते हैं। महाभारत महाकाव्य वाला महाभारत नहीं है, महाभारत श्रेणी का नाम है। तो नेपाल में अवस्थित लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? महाभारत। नेपाल में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत। नेपाल में अवस्थित लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी को महाभारत जाना जाता है। अब इसके बाद आपको कुछ और पॉइंट नोट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपने श्रृंखला तो मैथ में देख ही लिया है। अब मैं स्लाइड में जा रहा हूं फिर से। पीर पांचाल, धौलाधर और नागटिब्बा महाभारत। लघु हिमालय की कुछ विशेषता आप लिखिए। ये तो पीर पांचाल, धौलाधर और नागटिब्बा महाभारत के रूप में आपने लिखी है। अब मैं लघु हिमालय की कुछ विशेषता आपको लिखवाऊंगा। लघु हिमालय में आप लिखना इसमें वीडियो को जैसे आपको सुविधा लगे वैसे पॉज करके मेरी आवाज को सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा कि लघु हिमालय में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, क्या होता है कि लघु हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, उसको मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। शायद जो बोर्ड में लिखा हो डायग्राम में मिटाता हूँ और बड़े रूप में लिखूंगा मर्ग, ताकि आप देख पाओ कभी। मर्ग। क्या कहते हैं उसको? मर्ग। लघु हिमालय के घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये जगह के नाम है। गुलमर्ग, सोनमर्ग कहाँ है दोनों? कश्मीर में। कहाँ पे है? कश्मीर में। कश्मीर, लेकिन कौन सा कश्मीर? आप लद्दाख में चले गए होंगे यूनिट टेरिटरी, तो जम्मू कश्मीर लिख लीजिए आप, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो गुलमर्ग, सोनमर्ग ये दोनों घास के मैदान है और उसी स्थान का नाम भी इसी आधार पर रख दिया मर्ग के नाम से। और उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं? इन्हीं घास के मैदान को, लघु हिमालय के घास के मैदान को बुंग्याल कहते हैं। बु छोटा ऊ की मात्रा, आधा ग, पूरा यति का लिखना, आग की मात्रा लिखना और बुंग्याल। बुंग्याल। ये भी घास का मैदान है। ये कहाँ कहा जाता है इसको? यूटी में। UTT उत्तराखंड में बुंग्याल कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम शिवालिक हिमालय में। सीधा प्रवेश करते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका विस्तार पाकिस्तान में कोटवार बेसिस से लेकर दिहांग गार्ज तक है। कहाँ तक है? दिहांग गार्ज। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको नामचा बरवा बताया था, जो नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक विस्तार था उसका। तो ये नामचा बरवा जो नंगा पर्वत है, ये भारत के काराकोरम क्षेत्र में, ये पाकिस्तान में मत लिख दीजिएगा उसको। तो मैंने आपको किस में दिखाया था? इसमें नहीं, मैं बोला ही था सिर्फ कि जो बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसमें बना भी रखा था मैंने। तो उसको मैप के अंदर ही रखना। वो जम्मू कश्मीर से नंगा पर्वत से पर्वत पर शिवालिक हिमालय का विस्तार देखिए। शिवालिक हिमालय का विस्तार कोटवार बेसिन से लेकर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है, दिहांग गार्ज असम तक। मैं देखना आप, ये अब देखो मेरा कर्सर देखना आप, जो ये मिश्मी लिखा हुआ है, मिश्मी लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो ये मोड़दार संरचना है, ऐसे घुमावदार संरचना है, यहाँ पे पर्वत भी ऐसे घुमा हुआ है यहाँ की, तो उसको बोलते हैं सेंटेक्सियल बैंड। तो ये वृहद हिमालय यहीं पर है, नामचा बरुआ। जो ये नामचा बरुआ तक, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक तो वृहद हिमालय का विस्तार है। लेकिन
शिवालिक हिमालय का ये पोटोवार बेसिन है। पोटोवार बेसिन से लेकर असम के यहाँ कहाँ तक, दिहांग गाज, क्या है दिहांग गाज, मतलब दिहांग नदी आकर यहाँ विसर्जित होती है ब्रह्मपुत्र नदी में, तो वो दिहांग गार्ज बनता है, एक घाटी में वहां संरचना बनती है, तो वहां तक इसका विस्तार दिखाई देता है। क्लियर है? तो कहाँ से कहाँ तक दिखाई देता है शिवालिक हिमालय का विस्तार? पोटोवार बेसिन से दिहांग गार्ज। क्लियर है? ये जो मैंने नीचे आपको ब्लू पेन में बना रखा है, ये अपना शिवालिक हिमालय है, नवीन मोरधार पर्वत है। ठीक है, तो इस स्लाइड को तो ऑफ करते हैं, आगे चलते स्लाइड में जो उत्तर पूर्वी हिमालय को अपन देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ विशेषता और होगी शिवालिक हिमालय की, तो उसमें आप लिख देना कि ये नवीन मोरधार पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई अन्य हिमालयी श्रेणियों से कम है। ऊंचाई की बोला हमने, लंबाई की नहीं बोला। अब लिखना होगा उत्तर पूर्वी हिमालय। जो उत्तर पूर्वी हिमालय लिखा हुआ है उसमें बहुत मेरे पर्वत श्रृंखला के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि डापला पहाड़ी, मेरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, भीष्मी पहाड़ी, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, बीजो पहाड़ी, जिसका नाम लुसाई पहाड़ी भी है, त्रिपुरा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, और एक और नाम आपको दिख जाएगा जो इसी के श्रृंखला के अंतर्गत आता है, उत्तर पूर्वी श्रृंखला के अंतर्गत, देखिए हम देखेंगे उसको भी। देखिए अपने नाम स्लाइड में वीडियो पॉज करके सारे नाम लिख लेना, मैं सारे नाम आपको यहाँ इस मैप में दिखाता हूँ कहाँ पे कौन सी पहाड़ी है। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे, कर्सर देखना आप, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आगे आएंगे तो नागालैंड दिखेगा, फिर मणिपुर दिखेगा, फिर मिजोरम दिखेगा। तो ऊपर से चलते हैं, सबसे ऊपर ये सेंटेक्सियल बैंड, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, ये मोड़दार जो संरचना है यहाँ पे भारत की जो केपनुमा संरचना बन रही है, यहाँ पे है कौन सी पर्वत श्रृंखला? सेंटेक्सियल बैंड। सेंटेक्सियल बैंड। फिर आप नीचे पटकाई बूम दिखाई दे रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, पटकाई बूम। नागा पहाड़ी नागालैंड में है और ये अरुणाचल प्रदेश में भी है। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी है, ठीक है। फिर नीचे चलेंगे आप मिजोरम में, मिजो पहाड़ी, उसी को लुसाई पहाड़ी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। फिर आप त्रिपुरा में देखेंगे, ये त्रिपुरा वाला संरचना है, जो त्रिपुरा लिखा हुआ है पूरा त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी है। क्लियर है? फिर आपको असम के अंदर, असम में देखिएगा आप मिकिर, रेंगमा और बराइल, मिकिर, रेंगमा, बराइल, 3 पर्वत श्रेणी असम में अवस्थित है। पर ये बराइल है, ये नागालैंड में भी इसका विस्तार पाया जाता है, नागालैंड और मणिपुर तक इसका विस्तार पाया जाता है, और असम में सर्वाधिक विस्तार है बराइल। फिर ऊपर आपको 3 पर्वत श्रृंखला फिर दिखाई दे रही है, एक अबोर, मिरी और डाफला। ये सभी हिमालय के ही अंश है, ध्यान रखना। ये सभी क्या हुआ कि इधर से पर्वत श्रृंखला जैसे ही मुड़ के हुए कटा है तो सारी छोटी छोटी पहाड़ी कट गई है, और जो अरुणाचल प्रदेश है, आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी में, वो भी हिमालय का ही भाग हुआ करता था एक समय, लेकिन समुद्र में विस्तार या स्तर में वृद्धि के कारण वो क्षेत्र डूब गया है। अरुणाचल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है, और कुछ क्षेत्र वहाँ पे डूब क्षेत्र में आ गया है, और कुछ पर्वत श्रृंखलाएं आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देती है, जिसे हम उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। तो अगौर, मेरी, डापला उत्तर से दक्षिण के क्रम में, फिर आ जाएगा आपका मिकिर, रेंगमा और बराइल। वहीं पूर्वी तट पर आपको पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, मिजो जिसे लुसाई भी कहते हैं, और त्रिपुरा, ये पर्वत श्रृंखला आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र की दिखाई देगी। अब आपको नागा हिल्स की
और मिशमी हिल्स की कुछ विशेषता, साथ ही लुसाई हिल की कुछ विशेषता बताता हूँ। जो आपने मिशमी हिल लिख रखा है, मिशमी देखो असम में सबसे ऊपर 3 पर्वत श्रृंखला बनी हुई है असम के अंदर, ये यहाँ पर 3 पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। मिशमी मिशमी कहाँ लिखा हुआ है? सबसे ऊपर इधर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में मिशमी। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मिशमी। इसकी विशेषता क्या है? ये उत्तर पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उत्तर पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में। उत्तर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में आ गया वो। फिर नागा हिल्स दिख रही होगी आपको नागालैंड में, और ये अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सा आता है इसका। तो नागालैंड हिल्स सबसे ऊंची चोटी है इसकी सारामती। सारामती, सारामती पर्वत है, माउंटेन, एमटी सारामती माउंटेन, जो इस ही पहाड़ी की लुसाई किसकी? नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। फिर आपको नीचे लुसाई हिल्स दिखाई दे रहा है, लुसाई पहाड़ी या मिजो पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, ढीला पर्वत शिखर, ब्लू माउंटेन, BLUEMOUNTAIN माउंटेन। कौन कौन कहाँ कहाँ विस्तृत है मैंने सबका बता दिया आपको, सभी नोट कर लेना। कौन से पर्वत श्रृंखला, ऐसे ही पूछे जाते हैं कौन से पर्वत श्रृंखला किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो आज हमने पूरा हिमालय पर्वत पढ़ा है। हिमालय पर्वत में शिवालिक पर्वत भी पढ़ लिया, उत्तर पूर्वी हिमालय भी पढ़ लिया। अब कल से हम प्रायद्वीपीय पठार, जैसे कि मैंने इस चार्ट में आपको बना रखा था, आपको बता देता हूँ एक बार में। कल की क्लास में सारे मैं मैप के थ्रू आपको बताऊंगा कौन सी श्रृंखला कहाँ पे है, इसकी विशेषता भी बताऊंगा, अरावली पर्वत, मेवात, मालवा सभी का। तो प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कल करेंगे। ठीक है, और 1 मिनट आपसे चाहेंगे हम स्लाइड ओपन करते हैं, बोर्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आज हमने पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ फ्रांस हिमालय को, जो हिमालय का भाग नहीं है, उसका भी अध्ययन किया। कल हम प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ेंगे, दक्कन ट्रैप पढ़ेंगे, द्वीप समूह पढ़ेंगे, और साथ ही तटीय प्रदेश पढ़ेंगे। इस सभी का अध्ययन आने वाली क्लास में होगा। लेकिन यदि आपको आज की क्लास से संबंधित या इससे पूर्व की क्लास से संबंधित कोई डाउट हो तो आप जरूर संपर्क कीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसी के साथ हम आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद कल हम यहीं से आगे शुरुआत करेंगे, और आपसे इजाजत चाहते हैं। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।